ऐसी हो क्वालिटी एजुकेशन कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के योग्य हो सके। इसके लिए तमाम प्रयास जो आपको करने हैं, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, वही सब हमको आपको करना है। कुछ लोग आप देखेंगे रिहेबिलिटेशन में मुख्य रोल, यदि मैं डिसेबिलिटी की बात करूँ तो बहुत शुरू में इसको हम मेडिकल मॉडल के तौर पर समझते थे। मतलब ये कि ये दृष्टिबाधित बच्चा या ये दिव्यांग बच्चा है, इसकी अपनी समस्या है और ये मेडिकल प्रॉब्लम है, ये इसको ऐसा करते हैं, पहले इसका इलाज करवाते हैं और फिर बाकी की बातों को बाद में करेंगे। तो आपने देखा, हम सबने देखा कि इलाज करवाते उसका वो बहुमूल्य समय निकल गया जिसमें उसे शिक्षा भी मिलनी चाहिए थी। और आप देखोगे कि आपके विद्यालय में कक्षाओं में बड़ी उम्र के बच्चे छोटी कक्षाओं में बैठे हुए हैं और वहाँ पर फिर आपको और मनोवैज्ञानिक तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एज ए टीचर। आप मुझे बताइए कि कक्षा 1 में जहाँ 5-6 साल का बच्चा होता है, वहाँ पर अगर कोई 10-12 साल का बच्चा भी हो तो क्या कोई समस्याएं नहीं आएंगी? बिल्कुल आएंगी ना। तमाम अनुशासनात्मक बातें 5 साल के बच्चे की आवश्यकता रखें, 12 साल की आवश्यकताओं के बच्चे की आवश्यकता रखें, है ना। और बड़ा होगा उसकी आवश्यकता और फर्क होगी, वो तमाम अन्य बच्चों के लिए उसका समस्या ही खड़ी करेगा। तो ये बच्चे हमारे शिक्षा में पहुँचते ही देर हो जाती है क्योंकि पेरेंट्स अवेयर नहीं है। मैं आपको बताऊँ मैडम, बड़ी विनम्रता से, मैं जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ वो उस विद्यालय में 2000 की वो स्ट्रेंथ है, इंटर कॉलेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन उस 2000 बच्चों में एक भी दिव्यांग नहीं है। आज की बात कर रहा हूँ मैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उस क्षेत्र में दिव्यांगता नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है, मैंने सर्वे करवाए हैं, उसका मतलब ये है कि दिव्यांग विद्यार्थी कक्षा तक पहुँच ही नहीं पाता। वो वहीं घर में जो काम होता होगा उसी में माता पिता की थोड़ी बहुत मदद करता हुआ या कि बहुत ही लज्जित सा महसूस करता हुआ अपना जीवन पूरा निकाल देता है। तो आवश्यकता ऐसी बात की है कि वो जो दूर दराज का बच्चा है उसको स्कूल में लिया और स्कूल में जो मुख्य धारा है, आपने कहा जो मुख्य धारा है वहाँ पर उसको आप ले आइए। उसमें फिर तमाम आवश्यकताएँ होगी कि दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाया कैसे जाएगा, तो वहाँ हमारा आपका रोल शुरू होता है। हमको आपको पहले आकर जो प्लस करिकुलर स्किल्स हैं, आप सभी मुझे लगता है स्पेशल एक्टिविटीज यहाँ पर हैं, तो दोबारा उसको डिटेल में नहीं बताएंगे। वो जो आवश्यकता विशेष है उस बच्चे की, वो पहले हमें सीखनी है, फिर बच्चों को सिखानी है, ताकि वो शिक्षित होकर अपनी हम बच्चों के साथ खड़ा हो सकेगा उस योग्यता के साथ जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। उसके बाद जब वो प्राइमरी एजुकेशन ले लेगा तो फिर हायर एजुकेशन में जाएगा, है ना। वहाँ पर भी तमाम हमें सुविधाएँ करनी होंगी और सर आपको बताएंगे। आप महाविद्यालय में खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी क्या स्थिति है, क्या यहाँ पर कुछ दिव्यांग छात्रों का इम्प्रूवमेंट है, क्या उनकी शिक्षा का यहाँ पर कोई मत है, जरूर होगा। क्या यहाँ पर कुछ ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो शिक्षा लेने आते हैं, और फिर क्या ये विद्यालय या हमारे आसपास के विद्यालय उनकी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तैयार है? क्या हमारे शिक्षक ने आपको बताओ, जब कभी भी कोई बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाता है तो हम टीचर्स ये कहते हैं कि भाई हमारा विद्यालय तैयार नहीं है, हमारी ट्रेनिंग हमको नहीं दी गई है, हम उसको एडमिशन नहीं दे पाएंगे, आप ऐसा करो कि स्पेशल स्कूल में इसको ले जाओ। और जहाँ स्पेशल स्कूल में बच्चा गया, सर ने भी आपको बताया, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा, है ना। आप बात कर रहे हैं इंक्लूजन की, इंक्लूजन नहीं होगा, सेग्रीगेशन होगा। कक्षा 12 तक बच्चा स्पेशलाइज्ड परिस्थितियों में पढ़ा हुआ है, फिर आप अचानक एक दिन से बोलेंगे कि जाओ तो अपना लाइफ में अपना लाइफ तो तुम लीड कर जाते। तो मैं शुरू से तो बिल्कुल प्रतिबंधित वातावरण में रहा हूँ, दृष्टिबाधित बच्चों के बीच में ही रहा हूँ, स्पेशल स्कूल में ही पढ़ा हूँ, हमको बाकी दुनिया की जानकारी ही नहीं है। फिर अचानक एक दिन आपने कहा कि अब सुविधाएं हमारे पास नहीं है, आप जाइए बच्चे को पढ़िए। अगर ऐसा होता कि शुरू से ही इंक्लूजन में बच्चा पढ़ता, शुरू से ही वो उन चुनौतियों के बारे में जानता होता, तो शायद उसका जीवन 12वीं कक्षा के बाद भी आसानी से चल पाता। तो हमें यही प्रयास करने होंगे हमको आपको कि देन एंड देयर जब बच्चा आपके पास आया उसी समय आप उसको, क्योंकि हम शिक्षा की ज़्यादा बात करेंगे, तो शैक्षिक सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएं।
शैक्षिक अवसर उनको उपलब्ध करवाए जाए। उसके लिए तमाम आपने पूछा RCI का क्या भूमिका, गवर्नमेंट की क्या भूमिका। देखिए, सभी लोग बड़े स्तर पर मंच पर बैठ के विचार करते हैं कि इन तमाम समस्याओं को हल कैसे किया जाए, और उनका फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्रियान्वयन, वो हमको आपको मिलकर करना होता है। तो पॉलिसी मेकर्स ने पॉलिसीज तमाम बनाई हुई हैं, है ना। हमारे पास एक्सपर्ट स्कूल्स हैं, इंक्लूसिव स्कूल्स हैं। आजकल इंक्लूसिव स्कूल को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है ना। इस सिस्टम में हमको उसको बच्चे को लिया है और उसकी शिक्षा पर पूरा ध्यान देना है। तो कुछ इस तरह की बातें हैं। ये जो रिहेबिलिटेशन का मुद्दा है, इस पर कई तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। एक है कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड अप्रोच है। कुछ संस्थाएं हैं जो इन बच्चों के लिए कार्यरत हैं और उनका भी दायरा बड़ा सीमित होता है। या तो वो स्कूल होगा, या वो अस्पताल होगा, या वो कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग करवा रहा होगा। कोई एक संस्था ऐसी नहीं होगी जहाँ पर आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो कई बार हमारे बच्चों को फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट, है ना, पेरेंट्स को भी इधर से उधर भागना पड़ता है। उस भागदौड़ में कई बार बच्चे को लगता है कि नहीं, मैं शायद कोप नहीं कर पाऊँगा, और वो फिर दोबारा एक बार उसको हताशा नजर आती है। तो शुरू से ही इंक्लूजन रखें, शुरू से ही चुनौतियों को सामना करें। परिवार नहीं रहे, क्योंकि परिवार की भूमिका बहुत ज़्यादा है। परिवार जो प्रैक्टिस मैं देख रहा हूँ, दृष्टिबाधित बच्चे को ले जाके स्कूल में भर्ती कराया और ये कहा कि चूँकि मैं सिर्फ इस तरह के नो में मतलब मेरे नाम किए हुए हैं, तो पेरेंट्स आके कहते हैं कि सर बच्चा छोड़ने आए। तो मैंने उनको पूछा कि छोड़ने आए हो कि दाखिला कराने आए? इन दो बातों में फर्क है। मतलब आप अपनी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ना चाहते हैं। आपके परिवार की कोई भूमिका है या नहीं है? तो परिवार में बच्चा रहेगा और जो स्कूल आवर्स हैं वहाँ पर वो आगे बढ़ेगा। आना जाना ले जाना ये सब जिम्मेदारियाँ हमको आपको लेकर उठानी होगी। तो इस तरह से हम अगर चाहें तो उन बच्चों को हम एट पार ला सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो सामान्य, जो मैं आपको बताऊँ, आपने देखा होगा कि बाकी के जो देश हैं जिनको हम विकसित देश कह रहे हैं, है ना, उनके आप प्रधानमंत्री को देखिए तो कोई 40 वर्ष का है, कोई 35 वर्ष का है, और भी यंग हो सकता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अक्सर 70 साल के आसपास आपको नजर आएंगे। हमारे यहाँ अक्सर ऐसी स्थिति है, क्योंकि 30 वर्ष तक तो हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। आप देखिए, जनरल में बात कर रहा हूँ, है ना। तो हमको समय का बहुत सदुपयोग करना है। जब हमारे पास ऊर्जा नहीं रहेगी तब हम क्या काम करेंगे? तो जब समय है उसी समय, जब बच्चे की एजुकेशन का समय है उसी समय उसे पढ़ाइए। उसकी उम्र नहीं लगी फिर उसको तो और आवश्यकता उसकी हो गई, पढ़ाई में किसका मन लगता है? तो हमको अपने ऊपर विचार करना होगा। ट्रेडिशंस को फॉलो करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन काम करना होगा, है ना। काम करना होगा और काम करके ही वो परिवर्तन आ सकता है, जिसके लिए हम आप यहाँ बैठे हुए हैं। वोकेशन, उसके बाद सोशल इश्यूज हैं हमारे। एक मैट्रिक्स है CBR की, आप सभी ने पढ़ी होगी, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है, वोकेशन है, सोशल इश्यूज है, एम्प्लॉयमेंट है, एम्पावरमेंट है, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है। लीगल इश्यूज है। तो जो वोकेशनल जो तमाम एजुकेशन है, आप जरा विचार करें कि क्या हम कुछ बच्चों को ऐसा सिखा पाते हैं स्कूल एज में कि वो अपनी उसी पढ़ाई से कुछ आगे एजुकेशन के लिए एजुकेशन की भी तैयारी कर सके, कुछ अपना व्यावसायिक भी ऐसा एक रास्ता तय कर सके ताकि उसका लाइवलीहुड बना रहे। सोशल इश्यूज, परिवार की मैंने बात की, परिवार अपनी भूमिका से बिल्कुल विमुख हो गया है ना। माता पिता, जहाँ तक दिव्यांग बच्चे की बात है, उसके प्रति उनकी कमोवेश मुझे लगता है कि कई बार वो गवर्नमेंट पर डिपेंड हो गए हैं कि ये हमने जो एडमिट करा दिया और अब ये जाने का, और जो है अपना बाकी बच्चों में कई बार देखिए हमारे बच्चे जो हैं मई जून में छुट्टियों में घर नहीं जाते, जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि घर में वो सुविधाएं नहीं है जो स्कूल में मिली हुई है ना। तो घर का प्यार जो है ना, घर पे जो देखरेख है बड़े भाई बहन के साथ जो आपकी बिल्डिंग काम है, वो उसके साथ नहीं हो रही है जो हमारा दिव्यांग छात्र है। तो परिवार भी अपनी भूमिका से बिल्कुल ही विमुख ना हो, माता पिता भाई बहन सबको
देखभाल करनी है ना। समाज तो काम कर ही रहा है, मकसद जो है समाज के ऊपर और देखने वालों के ऊपर एक लड़ाई बहुत ज़्यादा है दृष्टिबाधित और दृष्टिमान में, है ना, कि हर समय ब्लाइंड व्यक्ति को लगता है कि दृष्टिबाधित हमारी बातें सुन रहा है। उसको स्वयं भी विचार करना होगा कि ऐसी स्थिति हमारे लिए जो एटीट्यूडल जो बातें हैं, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, आखिर ये क्रिएट क्यों हुआ। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं उनकी मेन कारण मैं स्वयं हूँ। ये बात हमको आप सबको समझनी होगी। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका कारण मैं स्वयं। मुझे सबसे ऊपर अपने ऊपर विचार करना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितना काम किया, और लोग आपके लिए क्यों काम करेंगे, और लोग अपने लिए काम करेंगे, आप अपने लिए काम करेंगे। तो काम करना, एम्प्लॉयमेंट, देखिए आप जरा विचार करिए कि कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज हैं, क्षेत्र है जहाँ पर हमारे ये दिव्यांग, चूँकि एनएवी के तत्वावधान में रिवोल्यूशन का प्रोग्राम चल रहा है तो जरूर आपका फोकस ब्लाइंड लोगों पर होगा। तो आप जरा विचार करिए कि कौन कौन से ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें दृष्टिबाधित व्यक्ति आसानी से काम कर सकता है। और मैं आपको बताऊँ, दृष्टिबाधित बच्चों से पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा 25 वर्ष का है। हमारे बच्चे किसी भी तरह से देखने वाले बच्चों से कम नहीं हैं, केवल उनको अवसर नहीं है। आपने भी देखा होगा जरूर, मैंने देखा तीसरी क्लास के छोटे छोटे बच्चे, और जब उनके पास ब्रेल की बुक आ जाती है तो वो सामान्य देखने वाले बच्चे जितनी तेजी से कविता किताब पढ़ते हैं उतनी तेजी से वो बच्चा भी पढ़ता है। वो केवल तब तक नहीं पढ़ पाता जब उसके पास बुक नहीं। तो ये मटेरियल उपलब्ध कराना, सर्विसेज उपलब्ध कराना, ये समाज की जिम्मेदारी है ना। और अगर समय पर वो उपलब्ध हो जाएगी तो कोई कारण नहीं है कि वो अपना लक्ष्य हासिल न कर सके। तो शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ व्यवसाय, उसके बाद एम्पावरमेंट, एक सशक्तिकरण नया शब्द आया है, आपके डिपार्टमेंट में भी देखा होगा, आपके डिपार्टमेंट के नाम भी दिया गया है। और कई बार जरूर सब अधिकारी लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर मैं बहुत ही माफी के साथ ये बात करूँगा, कई बार हम लोग नाम बदल कर ही कृषि भी कर लेते हैं कि जी नाम बदल दिया तो बस हो गया सब कुछ काम, है ना। जैसे पहले नाम था कि विकलांग है, फिर इनको आगे अक्षम है, फिर दिव्यांग हुआ, फिर क्या हुआ, तो नाम भी बदलते जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि PWD एक्ट 1995 सबने नाम सुना होगा। यस सर। और अभी हाल ही में 2016 में RPT एक्ट 2016 आया। RPT एक्ट में दृष्टिबाधा की परिभाषा बदल दी गई। यदि आपको मालूम होगा तो जो विजुअल एक्टिविटी का मेजरमेंट है वो PWD एक्ट के अनुसार 6/60 था एंड पुअर, और यहाँ पर 3/60 एंड पुअर कर दिया गया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि दृष्टि दिव्यांग लोगों की संख्या कम हो गई, और हम लोग खुश हो गए कि हमने दृष्टिबाधा पर विजय पाई। माफी चाहूँगा, नाम बदलने से, परिभाषा बदलने से कुछ नहीं बदला, बच्चे वही के वही हैं। हमने केवल शो कर दिया कि देखिए हमने कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कर लिया, दिया। कहाँ पे? बच्चे तो वही हैं। वो जो 3/60 और 6/60 के बीच के लोग थे उनको आपने घोषित कर दिया कि दृष्टि दिव्यांग है ही। तो हम अपनी योजनाओं में इस तरह की चाल चलते हैं, है ना, लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं, एक्चुअल काम नहीं करते। मैं फिर कहूँगा अपने अंदर मन में झांके हम सब, औरों की बात न करें, अपने अंदर झांके कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी जो भूमिका एज ए टीचर वो है जो सबको दिशा दिखाता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप लोगों से मेरा कहना है मुख्य रूप से, है ना, सभी हमारे स्टूडेंट की तरह ही लग रहे हैं मुझे कि हमारी जो बात है मुख्य रूप से बच्चे को शिक्षित करना है। उसके लिए आपको पहले तैयारी करनी है ना। और इस तरह के कार्यक्रम में आइए, बहुत अच्छी बात है, नई जानकारियाँ आपको मिलेगी, लेकिन बेसिक्स पर अपने बने रहिए, है ना। बेसिक्स का मतलब ये है कि समय पर जाना है, समय पर आना है, और जो काम है वो हमें पूरा करना है। बच्चे को हमें अपनी बात बतानी है, और आपका बताना तब तक अधूरा है जब तक बच्चा सीख नहीं गया, है ना। इस पर ध्यान रखिएगा। असेसमेंट केवल बच्चे का नहीं होगा, असेसमेंट टीचर्स का पहले होगा। अगर मैंने कोई बात बताई और बच्चा नहीं सीखा, इसका मतलब मैं
बाकी चीज़ें आप देखेंगे दे विल फॉल ऑटोमेटिकली इन ऑर्डर, सब के सब रास्ते पर आ जाएंगी और सब काम आपके आसान हो जाएंगे। आप उनसे मैं एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूँ, दृष्टिबाधित बच्चा है या नहीं है? दृष्टिबाधित बच्चा है या नहीं है? सर। लेकिन बड़ा मुश्किल से आपने बोल रहे हैं, नहीं हम उसको दृष्टिबाधित मानते हैं, ये दृष्टिबाधित है, यानी दूरी यहीं से क्रिएट हो जाती है ना। विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड इज अ चाइल्ड फर्स्ट। आप मुझे बताइए, हम लोग कहते हैं दृष्टिबाधित व्यक्ति है ना, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, और मैं कहता हूँ कि ये कहा जाए कि पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, बातें एक ही है, लेकिन एक में आप उसकी दृष्टिबाधा पर फोकस कर रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पहले बोल रहे हैं, और दूसरे में आप व्यक्ति पहले बोल रहे हैं। तो उसको व्यक्ति तो मानिए, उसको बच्चा तो मानिए, उसको अपना तो मानिए, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपना मानोगे उसकी समस्याएं ऑटोमेटिकली हल होने लगेंगी, क्योंकि आप उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो टीचर की सबसे बड़ी भूमिका है ना, हम बच्चे को असेस करें, बच्चा हमारे पास आएगा, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें, उसे पहचानें, तमाम तरीके हैं, आपने पढ़े होंगे किताबों में, है ना। उसका अपीयरेंस कैसे देखो, कई बार को अपीयरेंस से पता चल जाता है कि परेशानी है, उसका बिहेवियर है ना, चलते फिरते यहाँ वहाँ टकराएगा तो आप समझ सकते हो कि देखने में कोई परेशानी है। उसकी कंप्लेंट्स है ना, वो कहेगा सर मुझे सिर में दर्द हो रहा है, पढ़ने में नहीं है, होमवर्क करके नहीं लाएगा, इस तरह की तमाम बातों से आप अचानक से आसानी से पहचान सकते हो कि बच्चे को कुछ न कुछ समस्या है देखने संबंधी, और उस पर